हेलो प्यार बालकों, बेटा जल्दी से ज्वाइन कर जाइए साइंस दीवाने विद्या कुल पर। आज हम आपके पास लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। बेटा प्रीवियस की क्लासेस में आपने क्या पढ़ा था? बेटा आपने मोलरिटी पढ़ा, मोललिटी पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, नॉर्मलता पढ़ा और बेटा फॉर्मलता को पढ़ा। लेकिन आज आपके पास बेटा एक नया टॉपिक आया है जिसको हम कहेंगे बेटा हेनरी का नियम, या हम कह सकते हैं बेटा पास हेनरी का लॉ। आपके पास ये हेनरी के लॉ से बेटा जो बनने वाले सवाल हैं बहुत बेटा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हेनरी का लॉ हमारे पास क्या कहता है और कैसे बेटा सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, बेटा किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा बिना देर किए जल्दी से बेटा सेशन को पहले शेयर करिए और जल्दी जल्दी बेटा सभी लोग बेटा ज्वाइन कर जाइए। सभी को गुड इवनिंग। बेटा जितने बच्चे बेटा मैसेज कर रहे हैं सभी को बेटा गुड इवनिंग, हाय बेटा सभी को बेटा गुड इवनिंग, हेलो बेटा। जल्दी जल्दी बेटा सभी लोग जल्दी जल्दी बेटा ज्वाइन कर जाइए, समय एकदम हो चुका है एकदम आपके पास। ठीक है बेटा, सुनिए, जब हम बेटा आपको पढ़ाया करते हैं बेटा तो पढ़ाने के बीच में जब आप लोग को बेटा कमेंट आ रहे होते हैं तो उस टाइम हम कमेंट आपके नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बेटा बोर्ड पे लिखते समय एक बार भी फोकस नहीं आ पाता है कि कमेंट आप लोग क्या लिख रहे हैं। बच्चे कई बार हाय हेलो लिखा करते हैं तो हम उसको नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, क्योंकि टॉपिक आपके पास बहुत कम समय रहता है बेटा। उस कम समय में आपके पास टॉपिक भी को भी पूरा करना है और कंटेंट भी आपके पास अच्छा देना है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके पास कंटेंट जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट दें, और ताकि बाद में आपको बेटा सारी बातें क्लियर हो सके। ठीक है ना, तो बिना देर के सेशन को शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं आपके पास हेनरी का नियम। बेटा हेनरी के नियम से पहले हम कुछ एक बात आपको बता देना चाहते हैं और उन बातों को आप गौर करके बेटा सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम और बेटा ज़रूरी बात होने वाली है। चलिए, सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं आपके पास कि हेनरी का नियम देने से पहले हम आपसे बेटा ये कहना चाहते हैं कि आप हेनरी के नियम से बेटा पहले आप क्या समझते हैं या हेनरी ने बेटा क्या बात कही थी। तो अगर बेटा मैं आपसे एक बहुत ध्यान से बात कहूँ कि बेटा आपने देखा भी होगा कि जो आपके पास विलय है, जैसे आपके पास बेटा विलय आपके पास सॉलिड है, सब्सटेंस में है, या आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल जो आपके पास है, जब हम उसके अंदर, या बेटा हम कह सकते हैं आपके पास कि जो आप सॉल्वेंट आपके पास है, बेटा सॉल्वेंट आपके पास क्या होता है, या बेटा उसको हम विलायक कहते हैं। तो इस सॉल्वेंट के अंदर अगर हम गैस को घोला करते हैं तो किस तरीके से बेटा सॉल्वेंट के अंदर गैस हमारी घुल जाती है, इस बात को बेटा हेनरी ने अपने नियम से प्रतिपादित किया था, ये बताया था, ये हम कह सकते हैं। अब देखो बेटा क्या, बेटा कई बार हमने आपके पास देखा है और इसको बेटा बनाया भी है कि आपके पास पूरे विलियन को बेटा हम लोग सॉल्यूशन से इंडिकेट करते हैं, विलियन कह के बताया करते हैं आपके पास। तो अगर मान लें बेटा कि हमारे पास ये पूरा विलियन है, ठीक है, ये कई बार बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि विलियन हमारे पास हमेशा दो घटकों से मिलकर बेटा बना होता है। तो आप कहेंगे सर एक घटक हमारे पास क्या होता है, तो एक घटक हमारे पास घटक एक जो होता है ये हमारे पास सॉल्यूट होता है, यानी आपके पास विलय होता है। बेटा क्या होता है आपके पास? विलय होता है। और जो आपके पास दूसरा घटक होता है इसको हम लोग कहते हैं घटक बी, और इस घटक बी का बालक नाम आपके पास क्या होता है? विलायक। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक। यानी पहले वाले को हम कहते हैं आपके पास सॉल्यूट और दूसरे वाले को आपके पास क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अब सुनिए बेटा, बात ये आपके पास आ जा रही थी कि जो आपके पास सॉल्यूट है, जो आपके पास सॉल्यूट है वो गैस के फॉर्म में रहने वाला है, और जो आपके पास सॉल्वेंट है यानी विलायक है आपके पास द्रव के फॉर्म में रहने वाला है, द्रव की अवस्था में रहने वाला है। तो सवाल ये बन जाता है कि किस तरीके से आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स को द्रव के अंदर हम मिला सकते हैं, और यही बात को बेटा हेनरी ने समझाया था। लेकिन अगर हम आपसे एक छोटी सी बात कहें कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में घुलना क्या कैसे बालक संभव हो पाता है? क्या सभी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में घुल जाते हैं या नहीं घुल पाते हैं? कौन घुल पाते हैं, कौन आपके पास नहीं घुल पाते हैं? इन सभी बातों को बेटा पॉइंट से हम एक एक करके बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम हेडिंग यहाँ पर ये डाल लेते हैं आपके पास कि घुलनशीलता किसी भी सॉलिड की लिक्विड के अंदर क्या होती है। मैं बता देता हूँ बेटा, घुलनशीलता, घुलनशीलता अगर हम बात करें आपके पास, घुलनशीलता किसकी? सॉलिड की लिक्विड के अंदर, यानी ठोस की घुलनशीलता द्रव के अंदर कैसी होगी? मैं लिख दे रहा हूं बेटा, solubility of a solid in liquid, in liquid। अगर हम बेटा आपसे बात करें कि जो सॉलिड की सॉलिबिलिटी है बेटा लिक्विड के अंदर क्या होगी, या हम ये आपसे कहें बेटा कि जो ठोस अवस्था में या क्रिस्टल अवस्था में आपके पास ठोस है, सॉलिड है, इसको अगर द्रव में मिलाएंगे तो बेटा कैसे मिलेगा? क्या सभी ठोस हमारे पास द्रव में मिल जाते हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों?
कोई ज़रूरी नहीं बेटा कि सारे ठोस आपके पास द्रव में मिल ही जाए। तो हम इसको बेटा पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे समझेंगे। पहला पॉइंट आपसे ये कह सकते हैं बेटा, मैं मार्कर पेन चेंज करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि पहला पॉइंट आप क्या कहेंगे। देखो पहला पॉइंट बेटा ये बताएंगे आपके पास कि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं, जो आपके पास ध्रुवीय बेटा आपके पास पदार्थ होते हैं, वो ध्रुवीय पदार्थ के अंदर ही मिलेंगे, और जो गैर ध्रुवीय होते हैं बेटा वो गैर ध्रुवीय के अंदर ही जाएंगे। तो बेटा पहले पॉइंट को हम लिख के ये इंडिकेट कर सकते हैं कि प्रत्येक ठोस पदार्थ किसी भी दिए गए द्रव में नहीं घुलते हैं। बेटा मैं लिख दे रहा हूं पहला पॉइंट कि प्रत्येक ठोस पदार्थ किसी भी दिए गए द्रव में नहीं घुलते हैं। ठीक बेटा, पहली बात तो आप ये जानिए कि आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ दिया गया है किसी भी द्रव के अंदर बेटा आसानी से जल्दी से बेटा नहीं घुल जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि सारे ठोस पदार्थ आपके पास द्रव के अंदर नहीं घुल सकते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। अगर इसी बात को बेटा हम और आगे बढ़ाएं तो हम आपके पास ये भी बोल सकते हैं बेटा, अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके पास कहें उदाहरण के लिए, जैसे आपके पास बेटा NaCl हो गया, NaCl, शुगर, यूरिया आदि पानी या बेटा हम लिख सकते हैं जल में घुलनशील तो हैं लेकिन अगर बात की जाए आपके पास कि जो ठोस पदार्थ आपके पास दिए गए वो द्रव में सारे बेटा नहीं घुलते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए बात किया हमने, सोडियम क्लोराइड, शुगर, यूरिया, ये सब आपके पास पानी में तो घुलनशील हैं, लेकिन बेटा आपके पास नेप्थलीन, डाइक्लोरोबेंजीन या आपके पास एंथ्रासीन, ये पानी में बेटा नहीं घुल पा रहे हैं। अगर हम दूसरी बात कहें बेटा, अगर पेन चेंज करके आपसे बेटा दूसरी बात हम आपसे कहें कि जो आपके पास सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट है, चीनी है, शुगर है बेटा, या जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, ये आपके पास बेटा यूरिया है, ये सब बेटा पानी में तो घुल जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए आपके पास नेप्थलीन हुआ, एंथ्रासीन हुआ, डाइक्लोरोबेंजीन हुआ, ये आपके पास पानी में नहीं घुलेंगे। ठोस तो बालक दोनों ही हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बेटा दूसरा देना चाहता हूँ। उदाहरण आपके पास दूसरा, लेकिन नेप्थलीन, एंथ्रासीन और डाइक्लोरोबेंजीन यह पानी में घुलनशील नहीं है। यह पानी में घुलनशील आपके पास नहीं है। ठीक है, आपने क्या कहा बेटा कि जो आपके पास शुगर था, आपके पास बेटा सोडियम क्लोराइड था और आपके पास यूरिया था, इसको हम लोग आसानी से पानी में घोल पा रहे थे। लेकिन वहीं पर अगर बात करें आपके पास नेप्थलीन को, एंथ्रासीन को, डाइक्लोरोबेंजीन को, यह बेटा पानी में आपके पास नहीं घुल पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बेटा जब दूसरा पॉइंट लिखते हैं आपके पास, दूसरा पॉइंट बेटा क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से बेटा देखिएगा। दूसरे पॉइंट बेटा आपके पास ये बताने वाले हैं कि अगर आपके पास ये हम कहें कि बेटा आपके पास यही जो आपके पास जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, जो आपके पास सॉलिड के सब्सटेंस है, ये आपके पास घुलनशील किसके अंदर होंगे, तो बेटा हम कह सकते हैं आपके पास बेंजीन के अंदर घुलनशील हो जाएंगे। मैं बेटा इसी बात दोबारा लिख दे रहा हूँ कि नेप्थलीन, एंथ्रासीन और बेटा क्या आपके पास है डाइक्लोरोबेंजीन, यह केवल बेंजीन विलायक में घुलनशील हैं, बेंजीन विलायक में घुलनशील हैं।
बेटा हमने क्या देखा आपके पास कि जो नेप्थलीन है, आपके पास एंथ्रासीन है, ये आपके पास डाइक्लोरोबेंजीन है बेटा, ये सब आपके पास केवल और केवल बेटा बेंजीन विलायक में घुलनशील है। लेकिन आपके पास सोडियम हुआ, आपके पास सोडियम क्लोराइड हुआ, यूरिया हुआ, या आपके पास बेटा शुगर हुआ, यह बेंजीन बेटा नहीं घुलता। यानी आपने क्या देखा बेटा, अगर हम इसको बेटा बात को चेंज कर दें थोड़ा सा, और इसी बेटे बात को हम आगे यहां पर लिख दें आपके पास कि जो ऊपर आपके पास बेटा दिया गया था, जो आपके पास सोडियम क्लोराइड दिया गया था, शुगर दिया गया था, यूरिया दिया गया था, जो ऊपर विलय थे, विलय दिए हुए थे, वह बेंजीन में घुलनशील नहीं है, वो बेंजीन में घुलनशील आपके पास नहीं है। अच्छा बेटा, इसका फिर कंक्लूजन क्या निकलता है, इन बातों का पूरा पूरा बेटा कंक्लूजन क्या निकलता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ बेटा कि कोई आपसे कहता है कि आपके पास कोई भी लिक्विड सब्सटेंस दिया गया है, कोई भी आपके पास द्रव का बालक पदार्थ दिया गया है, उसके अंदर कोई भी आपके पास सॉल्यूट का पार्टिकल, या हम कह सकते हैं बेटा आपके पास ठोस पार्टिकल या ठोस कण अगर हम घोलना चाहे तो क्या सब घुल जाएगा? नहीं बेटा, सारे नहीं घुलेंगे। अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें कि जो आपके पास नमक है, चीनी है, यूरिया है, ये पानी में तो घुल सकता है लेकिन बेंजीन के अंदर नहीं घुलेगा बेटा, ये बेंजीन के अंदर नहीं घुलेगा। और इसी में अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें आपके पास कि जो नेप्थलीन हुआ, एंथ्रासीन हुआ, डाइक्लोरोबेंजीन हुआ, ये हवा में तो घुल सकता है, गैस में तो घुल सकता है, लेकिन पानी के अंदर नहीं घुलेगा। सही बात है बेटा। और जरा तीसरी बात कर लीजिए, इसमें लिखा आपके पास कि जो नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, डाइक्लोरोबेंजीन है, यह केवल बेंजीन के अंदर घुल सकता है, गैस के अंदर घुल सकता है, और लेकिन आपके पास दूसरे बालक जो आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल दिए गए थे, वो आपके पास बेंजीन में नहीं घुल सकते हैं। तो बेटा बात तो ये निकल के आती है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सारे के सारे बेटा सॉल्यूट पार्टिकल सब के सब एक जैसे सॉल्वेंट में नहीं घुल पाते हैं। पहली बात तो बेटा ये निकल के आई। तो हम ये भी कह सकते हैं बेटा इसी बात को मॉडिफाई करके कि जो आपके पास पोलर सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुल पाते हैं। यानी आपके पास जो ध्रुवीय विलय होते हैं बेटा, वो ध्रुवीय विलायक के अंदर घुल पाते हैं, और जो गैर ध्रुवीय विलय होते हैं वो आपके पास गैर ध्रुवीय विलायक के अंदर घुल पाते हैं। या हम इसको बेटा इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि जो आपके पास पोलर सॉल्यूट है बेटा, वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुल पाते हैं, और नॉन पोलर सॉल्यूट आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुल पाते हैं। ठीक है, ये बात हमारे यहाँ से बेटा कंक्लूजन में निकल कर आई है। और इसी बात को बेटा हम दूसरे पॉइंट पे लिख देते हैं, जब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपका नोट्स पूरा बेटा बरकरार बनता रहे। ठीक है, चलिए अब बेटा दूसरे पॉइंट पे हम क्या सीखे बेटा, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं आपके पास निष्कर्ष पे क्या निकले, कंक्लूजन बेटा हम क्या पहुंचे। तो कंक्लूजन बेटा आप ये कह सकते हैं कि जो निष्कर्ष आपने निकाला वो ये निकाला कि जो पोलर सॉल्यूट है, यानी आपके पास जो ध्रुवीय आपके पास विलय है, वो आपके पास ध्रुवीय विलय के अंदर ही घुलेंगे, और जो आपके पास गैर ध्रुवीय बेटा विलय है वो आपके पास गैर ध्रुवीय विलय के अंदर ही घुलेंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब बालक जब मैं इस बात को बेटा पेन चेंज करके मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, देखेंगे। अब बेटा कंक्लूजन का पहला पॉइंट बेटा क्या कहेंगे, तो बेटा जो कंक्लूजन का पहला पॉइंट आपके पास बनेगा वो यह बना के बेटा, यह पाया गया कि जो ध्रुवीय विलय हैं, जो ध्रुवीय आपके पास विलय हैं, वह केवल ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे बेटा, ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगे और गैर ध्रुवीय विलायक, गैर ध्रुवीय आपके पास बेटा विलय, गैर ध्रुवीय विलायक के अंदर घुलनशील होंगे। ठीक है बेटा, ये बात हमको समझ में आया।
तो अगर आपसे कोई बात ये पूछे, अगर आपसे बेटा कभी भी एक बात पूछी जाती है कि अगर आपके पास सॉलिड का सब्सटेंस है, कोई आपके पास ठोस पदार्थ है, और अगर हम उसको आपके पास लिक्विड के अंदर, द्रव के अंदर घोलने जाते हैं तो कैसे घोलेंगे, तो आप इतना बात बता दीजिएगा कि सर अगर आपके पास वो ध्रुवीय विलय है तो आपके पास वो ध्रुवीय विलय के अंदर ही घुलेगा, और यदि आपके पास गैर ध्रुवीय बेटा आपके पास विलय है तो आपके पास गैर ध्रुवीय विलय के अंदर ही घुलेगा। ये बात हमको बेटा क्या बताती है, तो बेटा आपके पास ये बात हमको बताती है आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी आपके पास जो सॉलिड सब्सटेंस है किसी भी आपके पास तरल के अंदर, लिक्विड के अंदर कैसे घुलता है। तो बेटा किस तरीके से घुलता है, आपके पास बेटा इस तरीके से घुलता है। एग्जाम्पल बेटा जो पीछे दिया गया था उसको बेटा मैंने आपको बना के दिखा के बता दिया बेटा। अब दूसरी बात बेटा क्या समझिए कि बेटा दूसरा हम कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी बेटा जो आपके पास एक जैसे रहेंगे, यानी आपके पास बेटा जो एक ही जैसे विलय हैं वो आपके पास एक जैसे बेटा नेचर वाले विलायक में घुलेंगे, और जो आपके पास बेटा एक ही जैसे विलय जो आपके पास अलग नेचर को दिखाते हैं वो आपके पास दूसरे बेटा नेचर वाले विलायक में घुलेंगे। सिंपल सी बात है बेटा कि जो आपके पास पोलर है तो पोलर में ही घुलेंगे, नॉन पोलर है नॉन पोलर में ही घुलेंगे बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेटा पहला पॉइंट सवाल का समझ में आया होगा बेटा, क्योंकि इसी से बेटा सवाल हमारे बनने वाले हैं, ठीक है। और बेटा ये पहला आपके पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे दूसरी बात करें आपके पास, तो दूसरी बात आप ये भी लिख सकते हैं बेटा, जब किसी ठोस पदार्थ को लगातार द्रव विलायक में मिलाया जाता है। बेटा मैं तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं, पेन को चेंज कर लेता हूं। जब किसी ठोस पदार्थ को बालक ध्यान से बेटा सुनिएगा, जब किसी भी ठोस पदार्थ को लगातार द्रव विलायक में मिलाया जाता है या उसे घोला जाता है, आपसे बेटा ये कहा जा रहा है कि जब किसी ठोस पदार्थ को लगातार द्रव विलायक में मिलाया जाता है या बेटा उसे घोला जाता है तो विलय बेटा आपके पास घुलता रहता है। तो बेटा आपके पास बेटा क्या होता है, विलय आपके पास लगातार कॉन्टिन्यूसली घुलता रहता है। तो हम कह सकते हैं बेटा तब विलय घुलता रहता है, यानी आपके पास जो ठोस पदार्थ है बेटा वही तो आपके पास विलय है, यही आपके पास तो बेटा सॉल्यूट है। और एक बात बताओ बेटा, सिंपल सी बात बताओ, अगर हम इस सेंटेंस के ऊपर ना आ जाएं, इस बेटा कथन के ऊपर ना आ जाएं, आपसे बेटा कैजुअल सी बात पूछें कि मेरे हाथ में बेटा एक पानी का बाउल है, या बेटा हम ये आपके पास कह सकते हैं बेटा कि मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर अगर मैं चीनी बेटा 1 चम्मच डालूं, फिर मैं घोल दूं, चीनी घुल जाएगी। बेटा 1 चम्मच और डालूं, चीनी घोलूं बेटा घुल जाएगी। 1 चम्मच और डालूं मैं, चीनी बेटा डालूं बेटा घुल जाएगी। और जब तक बेटा ये घुलती रहेगी तब तक बालक हम इसको नाम देते हैं बेटा विघटन, या बेटा बोलते हैं आपके पास डिसॉल्यूशन। बेटा क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन। तो बेटा बात क्या कही जा रही है कि जब किसी भी पदार्थ में लगातार द्रव विलायक बेटा में मिलाया जाता है तो विलय बेटा आपके पास घुलता रहता है, और इस विलयन की सांद्रता बालक बढ़ जाती है। हम इसको बेटा क्या बोल सकते हैं आपके पास, और ऐसा होने से विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है, यानी कंसंट्रेशन आपके पास सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है, विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है बेटा, विलयन की सांद्रता आपके पास बेटा बढ़ जाती है। और इस परिघटना को और इस कॉन्सेप्ट को जिस नाम से बेटा जाना जाता है बेटा विघटन के नाम से, और इस प्रक्रिया को बेटा हम लोग विघटन के नाम से यानी डिसॉल्यूशन के नाम से जानते हैं बेटा। मैं लिख दे रहा हूं, इस प्रक्रिया को विघटन के नाम से जानते हैं, विघटन के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है। सुनिए अब बेटा पूरी बात को ध्यान से बेटा सुनिए बेटा, पूरी बात को मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया बेटा,
सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, कोई भी आपके पास ठोस पदार्थ है, जब आप उसको किसी भी द्रव में घोलने के लिए जाते हैं तो बेटा आसानी से नहीं घुलता है, या बेटा कभी कभी घुल जाता है, या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं घुलता। तो ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जो आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल है, विलय पार्टिकल है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, और वो क्यों घुलेगा उसके अंदर। घुलना चाहता है तभी तो घुलेगा बेटा, या वो अपने आप को ब्रेक कर पा रहा है तभी तो उसके अंदर घुलेगा। हम उसको जबरदस्ती घोल नहीं सकते। अब आप कहेंगे सर तापमान बढ़ाते जाइए, तापमान बढ़ाने से भी उसके अंदर बालक नहीं घुलेगा। तो ऐसे केस में हमने ये पाया कि अगर आपके पास जो विलय है वो ध्रुवीय है, तभी जाके बेटा वो आपके पास ध्रुवीय विलायक में घुल पाएगा, और अगर ध्रुवीय नहीं है तो आपके पास वो नहीं घुल पाएगा। दूसरी बात, वो केवल गैर ध्रुवीय विलय बेटा गैर ध्रुवीय विलायक के अंदर ही घुलेंगे। और उसके बाद बेटा हमने क्या देखा, और उसके बाद बेटा हमने ये देखा कि लायक डिजॉल्विस लायक, यानी एक जैसे आपके पास एक जैसे विलायक के अंदर ही घुलेंगे। और दूसरी बात हमने ये भी कहा कि जब किसी ठोस पदार्थ को लगातार बेटा द्रव विलायक में मिलाया जाता है या उसको घोला जाता है, तब बेटा विलय घुलता जाता है, और विलय बेटा आपके पास विलयन की पूरी पूरी सांद्रता बढ़ जाती है बेटा, यानी हम कह सकते हैं बेटा कि कंसंट्रेशन आपके पास विलयन का इंक्रीज कर जाता है। और ऐसा होने से उस कंसंट्रेशन को, उस सॉल्यूशन को हम जो नया नाम देते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं आपके पास डिसॉल्यूशन, या हम उसको हिंदी में कह सकते हैं विघटन। और इस पूरी बेटा प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, विघटन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दूसरी बात, जब ये सारी बातें हो रही थी आपके पास, सारी परिघटना को देखा जा रहा था, तो उसी टाइम पे बेटा हेनरी भी आए, और हेनरी ने कहा कि हम भी घोलेंगे। आप यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल को घोल लें, अब हम घोल लेंगे बेटा, किसको घोलेंगे, अब हम गैस को आपके पास द्रव के अंदर घोल के दिखाएंगे। और उन्होंने बेटा क्या कहा कि आपके पास तापमान को कम करेंगे, आपके पास प्रेशर को हाई करेंगे, यानी हम ये आपके पास क्या बोल सकते हैं कि अंडर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, आपके पास दबाव को उच्च करके तापमान को निम्न करके हम किसी भी बेटा आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल को आसानी से लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर घोल सकते हैं। ये बात बेटा किसने बताया था, आपके पास हेनरी ने इस बात को रखा था। अच्छा, दूसरी बात बेटा, पूरी बात ध्यान से बेटा सुनिए कि जब हम बात करेंगे आपके पास हेनरी लॉ के बारे में, तो हेनरी ने बेटा कुछ नियम बताए थे, और उन नियम को देखते हुए बेटा हम सारी बातों के बेटा बोलना शुरू करेंगे, और देखेंगे आपके पास किस तरीके से हेनरी ने बेटा अपने नियम को पहले तरीके से बेटा प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले बेटा हम आपको ये बता दें कि जो हेनरी का नियम आया था बेटा, ये दिखाने के लिए आया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, इन अ लिक्विड, यानी आपके पास बेटा एक बात याद रखिएगा कि जो यहाँ पर विलायक बनेगा बेटा, जो यहाँ पर विलायक बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास लिक्विड, यानी जो आपके पास तरल दिया गया होगा, द्रव दिया गया होगा, वही आपके पास विलायक बनेगा। और जो सॉल्यूट होगा, जो आपके पास विलय होगा, वो कौन होने वाला है, गैस होने वाला है। यानी हम गैस को लिक्विड के अंदर घोलेंगे, और इस पूरी परिघटना को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम आपके पास क्या था, हेनरी था। और हेनरी ने अपने नियम में ये बताया था कि किस तरीके से उसको घोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, पहली बात तो बेटा आपके पास ये निकल के आती है। अब दूसरी बात में हम क्या कहेंगे, जरा उसको बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेटा दूसरी बात में हम क्या कहेंगे, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास ये पहली बात हो गई, ठीक है, और इसके नीचे आपके पास ये दूसरी बात हो जाएगी, फिर हम यहाँ बात कर लेंगे उनके नियम के बारे में बात कर लेंगे, आपके पास ये तीसरी बात हो जाएगी। तो दूसरी बात में आप ये कह सकते हैं, सबसे आसान तरीके से बेटा बोल सकते हैं कि आपके पास उन्होंने, हेनरी ने बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर देकर, या बेटा आपके पास कह सकते हैं बेटा कि प्रेशर, मैं लिख दे रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी दबाव के प्रभाव से, दबाव के प्रभाव से इन्होंने बेटा क्या किया था कि एक आपके पास गैस को सॉलिड लिक्विड के अंदर आसानी से घोलना शुरू कर दिया था। अब इसी बात को बेटा उनके नियम में जरा हम देखा करते हैं, पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा है कि हेनरी का नियम स्वयं किसी तरल में गैस की घुलनशीलता और तरल के ऊपर वायुमंडलीय में उस गैस के आंशिक दबाव यानी पार्शियल प्रेशर के बीच संबंध को परिभाषित करता है। पहली बात तो आप ये जानिए, मैं बात को फिर से रिपीट करूंगा कि हेनरी के नियम में केवल और केवल हमको ये बताया गया था कि जब आपके पास जो विलय है वो गैस है, उस गैस को सॉल्वेंट के अंदर, विलायक के अंदर जो आपके पास लिक्विड फॉर्म में है उसके अंदर कैसे घोल पाएंगे। और उस बात को बेटा हेनरी ने ये बताया था कि जब प्रेशर को हाई करेंगे और टेम्परेचर को लो करेंगे तो आसानी से हम उसको घोल सकते हैं। और इसी बात को बेटा उन्होंने क्या लिखा था कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी आपके पास दबाव के प्रभाव के कारण हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं। अब सुनिए बेटा पूरी बात को कि हेनरी का नियम आपके पास स्वयं किसी तरल में गैस की घुलनशीलता और तरल के ऊपर
जो आपके पास वायुमंडल में उस गैस के आंशिक दबाव के बीच संबंध को बेटा परिभाषित करता है, जैसा कि हेनरी के आपके पास नियम द्वारा तय किया गया था। और आपके पास ऊपर दिया भी गया है कि गैस का आंशिक दबाव जितना आपके पास अधिक होगा, तरल में आपके पास घुलनशीलता उतनी अधिक हो जाएगी। यानी जितना ज़्यादा बेटा अच्छा प्रेशर होगा, आपके पास उतनी अच्छी बेटा घुलनशीलता देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ? इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि हेनरी का पहला नियम आपके पास ये बताता है कि जो आपके पास दिया गया आपके पास द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके पास प्रेशर के, या हम कह सकते हैं आपके पास पार्शियल प्रेशर के। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। और जब यहां से बेटा हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं, जब आपके पास यहां से बेटा प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं, तो आपके पास एक कांस्टेंट आके यहाँ पे आपके पास लग जाता है, और उस कांस्टेंट को हम बेटा आपके पास अगले स्टेप से हेनरी कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो हेनरी का पहला नियम आपके पास यहां दिखाता है, एम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पी के। बेटा एम हमारे बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बेटा पी के। और सुनिए, और जब यहां से बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे, तो आपके पास एक कांस्टेंट क्या लग जाएगा? कि हमारे पास बेटा एक कांस्टेंट लग के आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हेनरी का पहला नियम आपके पास बताता है, फर्स्ट रूल आपके पास हेनरी का बताता है। ठीक है, और अगर आप हमसे ये पूछेंगे बेटा कि आपके पास यहाँ पर m क्या दिया गया है, तो बेटा आप कहेंगे बेटा m आपके पास दिया गया द्रव्यमान। m आपके पास बेटा क्या है? द्रव्यमान है। गैस का। ठीक है, m आपके पास बेटा क्या है? द्रव्यमान दिया गया बेटा गैस का। P आपके पास बेटा क्या बनेगा? तो P आपके पास बेटा बनेगा आंशिक दबाव, या हम इसको बेटा बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर। बेटा इसे क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर इसको बेटा कहेंगे। आपके पास P हमारा बनेगा पार्शियल प्रेशर, या बेटा हम इसको बोल सकते हैं आपके पास आंशिक दबाव। बेटा इसे क्या बोलेंगे? आंशिक दबाव। बेटा जरा सा भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बेटा, क्वेश्चन इसके बहुत आसान बनते हैं, सीधे सीधे बेटा फॉर्मूले से ही पूछे आते हैं। ठीक है, ये आपके पास हेनरी का पहला नियम बताता है बेटा। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बेटा हेनरी के दूसरे नियम की बात करें बेटा, तो हेनरी के दूसरे नियम में आपके पास ये कहा गया था कि आपके पास जो यही पार्शियल प्रेशर है बेटा, ध्यान से बालक सुनिएगा, यही आपके पास जो बेटा पार्शियल प्रेशर है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? मोल फ्रैक्शन के बेटा, यानी मोल अंश के। ठीक है, आपके पास बेटा ये मोल फ्रैक्शन दिया गया है, मोल अंश दिया गया है। और यहाँ पर जब हम लोग बेटा प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं, तब जाके यहाँ पे आपके पास एक हेनरी कांस्टेंट लग के आके बेटा लग जाता है। तो बेटा आपके पास पार्शियल प्रेशर बराबर क्या लग जाएगा? हेनरी कांस्टेंट, और यहाँ बेटा मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मोल फ्रैक्शन से। ये आपके पास हेनरी का रूल नंबर आपके पास दूसरा हमको बताता है बेटा। एक बात और देखिएगा, जो आपके पास ये k दिया गया बेटा, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, और इसको हम बेटा बोलते हैं k, और यहाँ बेटा आपके पास बेस पर आधार पर लिखा हुआ h, इसको बेटा हम लोग कहते हैं हेनरी स्थिरांक, या बोल सकते हैं हम इसको हेनरी कांस्टेंट। और किससे बेटा मल्टीप्लाई किया जा रहा है? इससे बेटा मल्टीप्लाई किया जा रहा है मोल फ्रैक्शन से, यानी आपके पास स्मॉल p बराबर लिखा है हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपके पास बेटा दिखाया जा रहा है आपके पास किसको? आपके पास हेनरी के नियम को। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें आपके पास कि हेनरी के नियम में फायदा है बेटा क्या है, तो हम कह सकते हैं बेटा जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आपने देखा होगा बेटा कि हमको पीने में बड़ा फिजीनेस फील होता है, मतलब बड़ा डकार सी बेटा आती बार बार। क्यों? क्योंकि बेटा क्या किया जाता है कि उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो CO2 गैस होती है, उस CO2 गैस को बेटा मिलाया जाता है। अगर हमसे बेटा कोई पूछे कि सर कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनती कैसे है, तो आप एक काम करिएगा, मैं आपको बेटा दिखाता हूँ लाइव। देखो बेटा मेरे पास एक पानी की बोतल है, ये बेटा मेरे पास एक पानी की बोतल देख पा रहे हैं। इस पानी की बोतल में अगर बेटा इस पानी की बोतल में से हिला दूं, तो बेटा ये बोतल टाइट नहीं होगी, देखो आराम से पिचक रही है, आप देख पा रहे हैं बेटा, ये आराम से बोतल पिचक रही है। लेकिन अगर मैं एक बात आपसे कहूं कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है बेटा, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में खास बात होती है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बनाने के लिए पहले आपको सोडा वाटर को तैयार करना पड़ता है। और वो सोडा वाटर कैसे तैयार होगा? तो आप कहेंगे सर सोडा वाटर को तैयार कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले आपको नॉर्मल वाटर के साथ अंडर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के साथ सोडा वाटर को तैयार करेंगे। और जब आपके पास ये सोडा वाटर तैयार हो जाएगा, तो उसमें आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल शुगर, आर्टिफिशियल बेटा फ्लेवर मिला के, अब उसके बाद बेटा बारी आती है CO2 गैस को दोबारा से फिल करने की। अब वो CO2 गैस को बेटा फिल करते हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक के बोतल को अगर हम ऐसे बेटा खोलते हैं, तो यहाँ से बेटा आपके पास व्हाइट व्हाइट सी गैस बाहर आती है। वो वही बेटा CO2 गैस है कि जिस बेटा CO2 गैस से आप कोल्ड ड्रिंक तैयार किए हैं, उसको बेटा हाई प्रेशर पर, यानी उच्च दबाव पर और लो टेम्परेचर पर बेटा निम्न तापमान पर उसको मिलाया गया है। और हम
हम ऐसा मानते हैं कि आपके पास जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम करेंगे बेटा उतना ज़्यादा आपके पास वो जो गैस है इस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो जाएगी, घुलनशील हो जाएगी और पीने में बेटा हमको फिजीनेस फील होगा। इसीलिए जब कभी भी हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आते हैं बेटा उसको ठंडा करके पीते हैं। उसके पीछे एक रीज़न है कि अगर उसको ठंडा करके नहीं पिएंगे तो आपको फिजीनेस नहीं फील होगा और गैस हमारी बेटा आपके पास लिक्विड से मिक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, पहली बात। अच्छा, इस बोतल को बालक में रख देता हूं और उसके आगे बेटा बात को हम करते हैं, देखेंगे। अगला आपसे बेटा क्या बोला गया है, अगली बात बेटा आपसे ये कही जा रही है, देखो यदि हम उदाहरण के तौर पर आपके पास पेप्सी या अन्य किसी कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के ऊपर विचार करें तो आप देखेंगे बेटा कि जब भी पेप्सी या अन्य कोई कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, अच्छा कार्बोनेटेड का मतलब बालक मतलब क्या होता है कि जो आपके पास CO2 गैस है यानी कार्बन से बालक उसको मिलाया गया है उसको हम लोग कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं, या बेटा अगर हिंदी में बात करें तो सोडा वाटर इसको हम कहा करते हैं। देखो तो जब भी कभी बेटा किसी भी पेप्सी या पेय पदार्थ को या कार्बोनेटेड पेय पदार्थ की बोतल खोली जाती है तो हेनरी का बेटा नियम वहां पर लागू होता है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा कि जब भी कभी बेटा किसी पेप्सी की बोतल को खोलेंगे तो आप याद रखिएगा कि यहां पर आपके पास कौन सा नियम लागू होता है, हेनरी का नियम यहां पर लागू होता है। और बंद कार्बोनेटेड पेय के ऊपर कि गैस आमतौर पर शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड बालक होती है। जब बेटा आप कभी देखोगे कि जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जो आपके पास पेप्सी की बोतल होती है जब बंद होती है बेटा और हिलाने पे बेटा एकदम टाइट बोतल हो जाती है, वो आपके पास CO2 गैस होती है बेटा कि जो अंदर से फोर्स लगा रही होती है बेटा, बल लगा रही होती है बोतल की तरफ। और ठीक है, और उस बोतल के ऊपर बाहर से बेटा आपके पास 1 atm का बालक प्रेशर लग रहा होता है और एक बेटा प्रेशर आपके पास अंदर से भी लग रहा है। ठीक है, जिसको हम वेपर प्रेशर के भी नाम से जानते हैं। तो इसकी वजह से बेटा आपके पास बोतल क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। और सुनिए बेटा एक बात और ध्यान से कि जब इसमें कहा जा रहा है आपके पास कि जब ये बोतल खोल दी जाती है तो वही CO2 गैस बेटा बाहर निकल जाती है और जब तक बोतल बेटा बंद होती है तब तक बेटा CO2 गैस आपके पास लिक्विड से क्या होती रहती है बेटा, टकराती रहती है, मिक्स होती रहती है। अच्छा, दूसरी बात बेटा क्या है यहाँ पर, सुनिए आमतौर पर शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड की बालक होती है जिसे ऐसे दबाव में रखा जाता है कि जो मानक वायुमंडलीय दबाव से बालक थोड़ा सा ऊपर होता है और हेनरी के नियम के कारण बंद पेय में कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता भी बेटा अधिक हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपके पास बोतल बंद रहेगी यानी उसके अंदर प्रेशर बना रहेगा, दबाव बना रहेगा और उसी बोतल को जब आप फ्रिज में रख के ठंडा कर दोगे तो प्रेशर भी हाई हुआ, टेम्परेचर भी लो हुआ और आसानी से बेटा उस बोतल के अंदर आपके पास CO2 गैस लिक्विड सॉल्वेंट से अंदर बेटा यानी आपके पास तरल विलायक से बेटा आसानी से बेटा मिक्स हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि आपके पास जो कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी की बोतल है, माउंटेन ड्यू है बेटा या थम्स अप है, कोई भी आपके पास है बेटा, उसका पीने में स्वाद आपको आता रहता है। ये हमारी साइंस कहती है बेटा हमसे। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, अगर बेटा इसी बात को मैं और आगे बेटा थोड़ा सा बढ़ाऊं तो इसमें कहा जा रहा है बेटा कि जब बोतल खोली जाती है तो दबाव युक्त CO2 वायुमंडल में बाहर आ जाती है और जो आमतौर पर बालक फुसफुसाहट की ध्वनि से बालक बाहर निकल जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा ना कि जब आप पेप्सी की बोतल खोला करते हैं या थम्स अप की बोतल खोला करते हैं बेटा गैस बन के बाहर आती है, वो वही बेटा गैस है कि जो अंडर हाई प्रेशर में था बेटा, जो आपके पास उच्च दबाव में था वो अब वायुमंडलीय दबाव में बालक आ चुका है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे जैसे बालक पेय के ऊपर के वातावरण में CO2 का बालक आंशिक दबाव तेजी से बालक घटता है, यानी जो आपके पास जो लिक्विड की बेटा सॉल्वेंट है, जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक है उसके ऊपर जो CO2 है बेटा उसका आपके पास पार्शियल प्रेशर कम होने लगता है, वैसे वैसे बालक क्या होता है कि पेय में कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता भी बालक कम हो जाती है और बालक हेनरी के नियम के कारण इसके कारण घुली हुई CO2 छोटे बुलबुले के रूप में आपके पास पेय की सतह पर आ जाती है और वातावरण में निकल जाती है। अच्छा, कहने का मतलब बेटा क्या हुआ, कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि ये रहा मेरे पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल और इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को मैं ऐसे खोलूंगा बेटा, आवाज आएगी, आवाज आएगी और उसके बाद अगर मैं इस बोतल को खोल के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक रख दूं और उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे बाद पीने के लिए आऊं तो क्या मुझे वो फिजीनेस फील होगा, नहीं फील होगा। क्यों, क्योंकि बेटा जो इसके अंदर लिक्विड के अंदर जो आपके पास तरल के अंदर विलायक के अंदर CO2 घुली हुई थी वो CO2 बेटा बुलबुले बन के बेटा क्या हो गई, बाहर निकल गई है, यानी बेटा छोटे छोटे बुलबुले बन के बेटा बाहर निकली, सतह पर आई और सतह से बेटा आपके पास वाष्पित होकर CO2 गैस बेटा निकल चुकी है। अब जब बेटा वहां से CO2 गैस बाहर निकल चुकी है तो बेटा कोल्ड ड्रिंक को पीने में कोई भी फिजीनेस आपको फील नहीं होगा और यहां से बेटा हमको हेनरी के नियम के बारे में पता लगता है कि बेटा किसी भी गैस को आपके पास लिक्विड से मिलाने के लिए कितना ज्यादा बेटा प्रेशर हमारा उपयोगी होता है। ठीक है बेटा, चलिए अच्छा अब जरा बेटा इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
आपके पास बालक ये लिखा जाता है कि यदि कार्बोनेट पेय को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो पेय में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यानी 0.05% के साथ संतुलन की स्थिति में बालक पहुंच जाती है, जिसको हम एक इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कहते हैं। और यह जिससे यह सपाट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है बेटा कि पेय फिजी स्वाद बालक यहाँ पर आपके पास खत्म हो चुका है। और बालक इसलिए हम देखा करते हैं कि आपके पास क्या होता है बेटा कि कोल्ड ड्रिंक पीने का स्वाद हमको नहीं आता है। ये तो बालक कोल्ड ड्रिंक की बात हो गई, हेनरी के नियम की बात हो गई। ठीक है, जरा बेटा हम इसी के बारे में आगे बात कर लेते हैं बेटा कि हेनरी के नियम में स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। यानी हेनरी के नियम में बालक जो आपके पास कांस्टेंट होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहले आप बेटे बात करेंगे नेचर ऑफ गैस, यानी गैस की प्रकृति कैसी है। दूसरी बात विलायक की प्रकृति कैसी है, यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किसके अंदर घोलना जा रहा है बेटा, किसके अंदर आपके पास उस गैस को घोला जा रहा है। पानी है कि आपके पास कोई दूसरा लिक्विड सॉल्वेंट है, किसके अंदर आप गैस को घोलना चाहते हैं। ठीक है, और गैस की बालक प्रकृति कैसी है, कौन सी गैस आप घोलना चाहते हैं। और तापमान और दबाव, तापमान आप कितना कम रखते हैं, कितना उच्च रखते हैं, इस पर भी निर्भर करेगा। और दबाव आपका पास बेटा कैसा है, प्रेशर आपके पास कैसा है। प्रेशर अगर आपके पास ज्यादा हुआ तो अच्छे से बेटा गैस घुल जाएगी। ठीक है, यानी मैं आपसे बार बार कहूंगा कि प्रेशर आपको हाई रखना है, तापमान को आपको डाउन रखना है, तब जाके गैस हमारी बेटा आसानी से घुल जाती है, किसके साथ, लिक्विड के साथ। लेकिन अगर आपने प्रेशर को कम कर दिया, टेम्परेचर को हाई कर दिया, तो बेटा ऐसा कभी भी गैस आपके पास बेटा लिक्विड से नहीं घुल पाएगी। अच्छा, दूसरी बात, अब बेटा ये तीनों चीज बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में बेटा एक आखिरी लाइन आपसे लिख के कही गई है कि इसलिए भिन्न भिन्न विलायकों में आपके पास असमान गैस का स्थिरांक हेनरी के नियमों के बालक विपरीत हो जाता रहता है। ठीक है, तो बेटा अलग अलग गैसों के साथ आपके पास हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी आपके पास क्या होती है बेटा, चेंज होती रहती है। इतनी बात बेटा आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत आसानी से बेटा बात बताई गई है। ठीक है ना, इसमें जरा सा बेटा कोई चीज टफ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोला गया देखेंगे ध्यान से कि हेनरी के नियम की बालक सीमाएं क्या है बेटा। अगर हेनरी के बेटा नियम की सीमाएं के बारे में बात करें बेटा, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन दी गई हैं। अब सुनिए, पहला बेटा लिमिटेशन क्या क्या रखा है कि यह नियम तभी लागू होगा जब सिस्टम के अणु संतुलन की स्थिति में बालक होंगे। यानी आपके पास जो सिस्टम के मॉलिक्यूल होंगे अगर इक्विलिब्रियम में है, तभी बेटा ये हेनरी का नियम काम करेगा। ठीक है ना बेटा, हेनरी का नियम तभी काम करेगा जब आपके पास सिस्टम के मॉलिक्यूल्स आपके पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। दूसरी बात, जब गैसों को अत्यधिक उच्च दबाव में बालक रखा जाता है तो जाके बालक हेनरी का नियम सत्य नहीं हो पाएगा। अगर आपने क्या देखा कि जब गैसों को बेटा अत्यधिक उच्च दबाव में आपने रख दिया उठा के, तो हेनरी का नियम बालक यहाँ पे सत्य नहीं हो पाएगा। और जब गैस और घोल एक दूसरे के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं तो बालक आपके पास यह कानून आपके पास लागू नहीं होगा, यह नियम आपके पास बालक लागू नहीं हो पाता है। तो ये बेटा कुछ लिमिटेशन हेनरी की कही गई हैं। ठीक है, अब चलिए, अब बेटा बिना देर के जरा हम बात कर लेते हैं आपके पास रॉल्स के नियम में। तो बेटा रॉल्स का नियम तो बाद में आएगा, पहले उसके पहले बेटा हम आपको बता देते हैं कि हेनरी के नियम पे बनने वाले आपके पास बेटा सवाल क्या बनेगा। ठीक है, अब सुनिए, अब इस सवाल के अंदर बेटा आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। या तो आपसे बेटा पूछ लिया जाएगा मास क्या होगा, या आपसे बेटा पूछ लिया जाएगा आंशिक दबाव यानी बेटा पार्शियल प्रेशर कितना बनेगा। ठीक है, चलिए एक हम आपको बेटा सवाल लिख देते हैं और उस सवाल से बेटा आपको कम से कम ये सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा कि किस तरीके से बेटा क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से बेटा आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब सवाल आपसे क्या क्या रखा है बेटा, देखिएगा, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी बेटा किसी भी विलयन के अंदर जो आपके पास दबाव दिया गया है वो आपके पास गिवन कहा गया है। तो आपसे बोला गया बेटा प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम, कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन। सुनिए बेटा, आपके पास एक विलयन है, उस विलयन के अंदर जो लगने वाला प्रेशर है वो आपके पास गिवन हो रहा है। ठीक है, चलिए जब बेटा बात को और आगे बढ़ाते हैं। 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार, इज 1 बार। अब बेटा जरा पूरी बात को ध्यान से बेटा सुन लीजिए, बेटा पूरी बात को बेटा ध्यान सुन लीजिए कि आपके पास एक विलयन है, और बेटा विलयन वो कितने ग्राम का है बेटा। तो आपने कहा कि सर जो हमारे पास विलयन है वो विलयन हमारे पास बेटा कितने ग्राम का है, 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम का बेटा विलयन है। किसका, गैस का बालक विलयन है, इथेन गैस का। और इस इथेन गैस के विलयन के अंदर जो प्रेशर आपको लग रहा है, दबाव आपके पास लग रहा है, वो कितने का लग रहा है बेटा, 1 बार का लग रहा है। बेटा कितने बार का लग रहा है, 1 बार का लग रहा है प्रेशर आपके पास। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बार हमारे पास इकाई होती है किसके लिए, आपके पास दबाव के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन की पहली बात कही गई है। अब बेटा जब क्वेश्चन की दूसरी बात बेटा पढ़ते हैं बेटा,
इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5.5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन, इफ द solution contain, if the solution contain 5 into 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ ईथेन। बालक अब देखिए, अब आपका बिलियन बेटा बन जाता है 5 गुणे 10 की घात -2 ग्राम ऑफ ईथेन। तब आपसे पूछा जा रहा है बेटा व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, व्हाट will be the partial pressure of the gas। तब बेटा पूछा गया आपसे कि पार्शियल प्रेशर बेटा गैस का क्या होगा। बालक बेटा पूरी बात को ध्यान से बालक सुन लीजिए, बेटा पूरी बात को बालक ध्यान से बेटा सुन लीजिए। जो बच्चे नए जुड़े रहे हैं, जो बालक बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिख के बेटा, इंग्लिश बेटा लिख के हम आपको ये नहीं बताना चाहते हैं कि इंग्लिश बहुत डरावनी है आपके लिए, नहीं बेटा, सारी बातों को हम एक एक शब्द को बेटा क्लियर कर रहे हैं। अब बेटा मेरी बात सुनिए, आपके पास एक विलियन है बेटा, आपके पास जो विलियन है उस बिलियन के अंदर बालक जो आपके पास दबाव लग रहा है, उस बिलियन के अंदर बेटा आपके पास जो दबाव लग रहा है वो कितने का लग रहा है। आपने कहा कि सर वो दबाव आपके पास 1 बार का है बेटा, कितने बार का है, 1 बार का है। अच्छा बेटा वो बिलियन आपके पास क्या है बेटा, कितने ग्राम में दिया गया है। तो आपने कहा कि सर जो हमारे पास बिलियन दिया गया है वो दिया गया है 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम। यानी कहने का बालक मतलब ये हुआ कि आपके पास सर जो प्रेशर था वो प्रेशर हमारे पास 1 बार का था, और बिलियन का जो मास दिया गया था, द्रव्यमान दिया गया था, वो दिया गया था 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम। ठीक है। अच्छा, अगर लेकिन मान लो कि बिलियन हमारे पास हो जाता है 5 गुणे 10 की घात -2 ग्राम, तब इसके अंदर लगने वाला आंशिक प्रेशर कितना होगा, यानी बेटा आंशिक दबाव कितना होगा, पार्शियल प्रेशर कितना होगा। यानी कुल मिला जुला के बेटा आपसे पार्शियल प्रेशर यहां से पूछा जा रहा है। अच्छा, हम फॉर्मूला क्या जानते हैं बेटा, फॉर्मूला जानते हैं मास प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। बेटा हम ये फॉर्मूला जानते हैं आपके पास कि मास हमारा आपके पास बेटा किसके प्रोपोर्शनल होता है, पार्शियल प्रेशर के बेटा प्रोपोर्शनल होता है। और अभी आपने बेटा कहा कि जो आपके पास बेटा अभी आपने कहा था कि जो आपके पास सर यहाँ पर पहले वाले केस में, बेटा मैं लिख दे रहा हूँ कि पहले वाले केस में आपने क्या कहा था कि सर हमारे पास जो मास है ना, जो हमारे पास मास है वो मास कितना गिवन है बेटा, केस फर्स्ट में आपके पास जो मास गिवन है वो गिवन है 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम। प्रेशर कितना गिवन है बेटा, प्रेशर आपके पास 1 बार का गिवन है, प्रेशर आपके पास दिया गया बेटा 1 बार का। तो बालक जरा हम फॉर्मूले के अंदर रख दें क्या, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, फॉर्मूला आपके पास होता है स्मॉल m बराबर, जब हम प्रोपोर्शनल का सिंबल बेटा हटाते हैं तो बेटा हम प्रोपोर्शनल के सिंबल की जगह कांस्टेंट लगा देते हैं k को, और बेटा मल्टीप्लाई किससे करते हैं बेटा, प्रेशर से अपने पास मल्टीप्लाई किए रहते हैं। अब जब बेटा इसी फॉर्मूले को जरा यहाँ रख दें क्या, तो बेटा फॉर्मूले को जब आप यहाँ रखेंगे तो स्मॉल m का बालक मान कितना है, तो आपने कहा सर 6.56 इंटू 10 की पावर -2 बराबर k गुणे बेटा 1, क्योंकि बेटा प्रेशर का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यहां से आपको बेटा कांस्टेंट की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, तो आपने कहा कि सर कांस्टेंट की जो वैल्यू मिल गई हमको बेटा, वो कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई आपके पास, k की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई, वो मिल गई 6.56 इंटू 10 की पावर -2। आपके पास बेटा वैल्यू मिल गई किसकी, कांस्टेंट की बेटा, बालक किसकी बेटा मिल गई, कांस्टेंट की बेटा वैल्यू मिल गई। कोई दिक्कत तो नहीं, ये आपके पास बेटा k का मान मिल गया। जब आपको बेटा ये k का मान मिल गया तो आपके लिए तो और ज्यादा आसान हो गया। अब आपके लिए बेटा केस 2 में, बेटा मैं पेन को चेंज कर लेता हूं। अब आप देखिए बेटा केस 2 में, अब बेटा दूसरे केस में आपसे बेटा क्या बोला गया है, बेटा दूसरे केस में आपसे कहा गया है कि भैया अगर मान लीजिए हमारा मास, हमारा द्रव्यमान कितना हो जाता है, 5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम हो जाता है क्या हमारा मास, यानी आपके पास बिलियन का मास, तब जाके बेटा उसके अंदर लगने वाला आपके पास आंशिक प्रेशर यानी आपके पास आंशिक दबाव कितना होगा। तो पहले तो बेटा आप इसकी वैल्यू रखो मास की। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला तो ये होता है m बराबर k इंटू पी। तो बेटा आपने कहा m का बालक बार आपके पास बेटा मास कितना है, आपके पास m का बालक मास निकल के आ गया आपके पास, क्वेश्चन में दिया गया है 5 इंटू 10 की पावर -2। आप लिख दो यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर -2, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बराबर k का बालक मान कितना आपके पास, k का मान आपके पास है 6.56 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है। और बेटा पूछा क्या गया आपसे, बेटा स्मॉल p पूछा गया। अब एक बात बताइए,
P के साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला आएगा किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप P की बेटा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बेटा प्रेशर आप कैलकुलेट करेंगे, तो जो प्रेशर आपके पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.762 बार। मैं लिख दे रहा हूँ बेटा पूरा फाइनल आंसर, P बराबर बेटा आपके पास निकल के आएगा 0.762 बार। ये आपके पास बेटा आंशिक दबाव निकल के आएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमारे पास पहला क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देख लो बेटा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि आपके पास 1 विलियन का जो मास दिया गया था, वो मास आपके पास दिया गया था, और उसके अंदर जो लगने वाला आंशिक दबाव था वो आपके पास 1 बार का था। तो बेटा मैंने यहां से क्या निकाल लिया, बेटा मैंने यहां से के का मान निकाल लिया, और जो बेटा के का मान निकल के आपके पास आया वो कितना निकल गया, ये मान आपके पास के का निकल के आया। अब अगले केस में कह रहा है कि अगर हमारे पास बिलियन इतने ग्राम का होगा तो यहां पर आपके पास लगने वाला प्रेशर कितना होगा। तो बेटा मैंने रख दिया बेटा मास, मैंने बेटा मास रखा आपके पास बिलियन का, वो ये रखा, के का बालक मान हमको मिल ही गया था, ठीक है। और उसके बाद बालक मैंने प्रेशर का बेटा पी का बालक मान निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में भेज दिया, और बालक पी का मान कितना निकल के आया, 0.762 बार। ये बेटा यहां से इस तरीके से आपके पास हेनरी नियम के ऊपर बेटा सवाल बनते हैं, ठीक है। अब अगले बार में बेटा जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा, अगर देखो बेटा अगले बार में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, वो लोग क्या करेंगे कि प्रेशर का बालक मान आपके पास किसके बेटा प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के होता है, इसको बेटा हम बोलते हैं मोल अंश, ठीक है। और जब यहां से आप बेटा प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो क्या लगेगा, तो आप कहेंगे यहां पर लग जाएगा हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। अब आपको क्या करेंगे, हेनरी कांस्टेंट का मान दे देंगे, प्रेशर का बालक मान दे देंगे, और पूछ लेंगे आपसे मोल अंश, या आपसे ऐसा पूछेंगे कि मोल अंश का मान दे देंगे, हेनरी कांस्टेंट का मान दे देंगे, और पूछ लेंगे आपसे आंशिक दबाव या बेटा प्रेशर पूछ लेंगे, एक ही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। और इस तरीके से बालक यहाँ सवाल हेनरी नियम से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, मैं आपसे ये उम्मीद करके चलता हूँ कि जितना पढ़ा गया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, तो हम उसको बेटा लेकर आते हैं रॉल्स लॉ क्या होता है, रॉल्स लॉ के बारे में बात करेंगे, और रॉल्स लॉ से बनने वाले सवालों के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना रखेंगे, और जल्दी से बेटा आप इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों से, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और बेटा कमेंट में आकर सवालों के आंसर आप दिया करिए, और ये बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।